बेटा हम लोग पहुंचे प्रोसेस कॉस्टिंग 3 में, क्वेश्चन नंबर 12 में, एक्स कंपनी लिमिटेड। अब इस एक्स कंपनी लिमिटेड में ओपनिंग स्टॉक हमारा हो गया 600 यूनिट्स 8400, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 ये हो गया हमारा 11,000 और 44,000, और डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस 3 19280, ये अमाउंट याद कर लो 19280। पहले हमको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट ये जो बनाया है, प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट, सिर्फ इसी पे हमको ध्यान देना है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा हो गया है, यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, हमारा प्रोसेस है प्रोसेस 3, तो यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस मतलब यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2, ये भी हो गया हमारा 11,000 यूनिट्स और 44,000 रुपीज। इसको हम लोग मटेरियल 1 बोलते हैं। जो प्रीवियस प्रोसेस में थे यूनिट्स हमको मिले, इसको मटेरियल 1 बोलते हैं। तो हमारा प्रोसेस है 3, तो जो प्रोसेस 2 से यूनिट्स मिले इसको हम लोग मटेरियल 1 बोलते हैं। आगे अब देखें क्वेश्चन कहां से बाकी है। पहले सिर्फ प्रोसेस अकाउंट पे ध्यान देना है और कुछ भी नहीं, यहां से बाकी है। डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस 3 19280, यहाँ पे यूनिट्स में डैश डैश हो जाएगा, इसको बोलेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल, मतलब ऐसा रॉ मटेरियल जो डायरेक्टली हम लोगों ने इस प्रोसेस नंबर 3 में इनपुट किया, इसको हम लोग मटेरियल 2 बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल 2, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल या जो यूनिट्स हमको पुराने प्रोसेस में से मिले वो मटेरियल 1, और जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल अभी खरीदा वो मटेरियल 2। पहले पूरा सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेस अकाउंट ही बनाना है और कुछ नहीं, बाकी सारी स्टेटमेंट्स बाद में। आगे अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस 57240, ये डायरेक्ट वेजेस 57240 ये एक्सपेंस है हमारा। डायरेक्ट वेजेस 57240। अब डायरेक्ट वेजेस यहाँ डायरेक्ट लेबर में भी क्वांटिटी के कॉलम में, यूनिट्स के कॉलम में डैश डैश आएगा, अमाउंट में 57240। तो डायरेक्ट वेजेस या इसको डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं, एक ही बात है। डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो एक्सपेंस सिर्फ अमाउंट के कॉलम में आएगा, उससे क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। डन, ये हमारा डायरेक्ट लेबर भी हो गया। फिर क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में इसके बाद दिया हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड्स 76320, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 76320। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसको सिर्फ ओवरहेड्स भी बोलते हैं, OH ओवरहेड्स। मैं पूरी स्पेलिंग लिख दूं तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स 76320। ये टोटल जो नीचे की तरफ है ये अभी नहीं लिखना, क्योंकि ये बार बार चेंज होते रहेगा। मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है और अभी फिलहाल आपको आंसर में से कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समझना ही है। तो ये तीनों एक्सपेंसेस होते हैं, मटेरियल 2, वेजेस, ओवरहेड्स, इन तीनों को डेबिट साइड पे लिखना है 76320। आगे अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट्स स्क्रैप्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1200 यूनिट्स। ये जो यूनिट्स स्क्रैप्ड दिया हुआ है 1200 यूनिट्स, आगे चल के इस 1200 के दो पार्ट्स हो जाएंगे। इस 1200 में से थोड़ा नॉर्मल लॉस होगा और थोड़ा अबनॉर्मल लॉस होगा। ये यूनिट स्क्रैप्ड जो दिया हुआ है 1200, इसको मैं फिलहाल वर्किंग नोट्स में लिखता हूँ 1200 यूनिट स्क्रैप्ड। ये स्टेटमेंट नंबर 3 के बाजू में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट्स।
और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ यूनिट स्क्रैप्ड। ये वर्किंग नोट्स भी बहुत काम के होते हैं, ध्यान रखना। यूनिट स्क्रैप्ड इक्वल टू 1200 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं। इसकी फिलहाल कोई एंट्री नहीं होगी। जब इस 1200 के दो पार्ट्स हो जाएंगे, नॉर्मल लॉस अलग, अब नॉर्मल लॉस अलग, तब वो दो पार्ट्स हम लोग लिखेंगे। अभी 1200 कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। तो लिखा है यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 4 8800 यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 4th 8800 यूनिट्स, मतलब ये एक तरीके से फिनिश्ड गुड्स हुआ 8800। ये प्रोसेस अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, यहाँ पे 8800 यूनिट्स। इसको हम लोग फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं, या यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 4। यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 4 मेरी भाषा में फिनिश्ड गुड्स, मतलब प्रोसेस 3 का फिनिश गुड्स। तो प्रोसेस 3 का जो आउटपुट है वो 4 का इनपुट होगा। देखो 2 से, प्रोसेस 2 से रॉ मटेरियल आया, हम प्रोसेस 3 है, हमने अपने खर्चे किए और हमने तैयार माल करके प्रोसेस 4 में बेच दिया। तो इनपुट में डेबिट व्हाट कम्स इन, आउटपुट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 8800 यूनिट्स हमने प्रोसेस 4 में ट्रांसफर कर दिए। इसकी अमाउंट फिलहाल हमको मालूम नहीं है, इसकी अमाउंट क्या होगी वो मालूम नहीं है। आगे इसके बाद आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस 3 1600 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक 1600 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक, ये भी क्रेडिट साइड पे आता है 1600 यूनिट्स। ये मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 1600 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसकी अमाउंट भी हमको नहीं मालूम है, वो फाइंड आउट करेंगे हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये क्रेडिट साइड पे आता है। आगे इसके बाद ये जो सारे परसेंटेजेस दिए हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक के, क्लोजिंग स्टॉक के, यूनिट स्क्रैप के, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स 80 60 60 70 60 60 100 70 70, ये सारे परसेंटेजेस को फिलहाल अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो। ये सारे परसेंटेजेस सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 में काम आते हैं और कहीं पे भी नहीं। हाँ, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 बहुत काम का होता है। अभी फिलहाल इन परसेंटेजेस को छोड़ दो, जब स्टेटमेंट नंबर 1 बताऊंगा तब ये बताऊंगा। आगे देयर वाज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने थियरी वाले लेक्चर्स में बताया है कि नॉर्मल लॉस जो है 10% ऑफ प्रोडक्शन है। तो पहले हम लोगों को ये फाइंड करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कितना है। तो अगर 10% ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे लिखा है देयर वाज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्शन एंड यूनिट स्क्रैप्ड वर सोल्ड एट ₹4 पर यूनिट। अब ये प्रोडक्शन शब्द भी काम का है, 10% भी काम का है और 4 पर यूनिट भी काम का है। मैं धीरे धीरे लिख के बताता हूँ कि क्या चीज कहाँ पे आएगी। सबसे पहली बात तो नॉर्मल लॉस जो है वो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आता है बाय नॉर्मल लॉस। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% ऑफ प्रोडक्शन, वो मैं वर्किंग नोट्स में सॉल्व करके बताऊंगा। अब रेट दिया हुआ था ₹4 एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट। ये नॉर्मल लॉस का रेट दिया हुआ है एट द रेट ऑफ ₹4। ठीक है। अब जो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी यूनिट्स, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स हम वर्किंग नोट्स में दे फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय ₹4 कर देंगे तो ये वाली अमाउंट आ जाएगी हमारी। तो मैं आपको पहले प्रोडक्शन का फॉर्मूला एक बार बता देता हूं, मैंने थियरी लेक्चर्स में भी बताया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दोनों प्लस करके 600 और 11,000 प्लस करके उसमें से 1600 माइनस कर देंगे तो हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा। ये प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम वर्किंग नोट्स में जाएंगे। ये वर्किंग नोट्स हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन इन यूनिट्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स प्लस यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स, माइनस क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स। ये प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है। ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स प्लस यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स। तो ओपनिंग स्टॉक था हमारा 600 यूनिट्स प्लस यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस 11,000 था माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1600 था। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि ये तीनों नंबर सही है। सही है, 600 प्लस 11,000, 600 प्लस 11,000 माइनस 1600, 600 प्लस 11,000 माइनस 1600। यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन का आंसर आ जाएगा। प्रोडक्शन इक्वल टू 600 प्लस 600 प्लस 11,000, ये हुआ 11,600, 11,600 माइनस 1600। तो प्रोडक्शन आ गया हमारा 10,000 यूनिट्स। अब ये जो प्रोडक्शन आ गया 10,000 यूनिट्स, इसके बेस पे हमारा नॉर्मल लॉस की यूनिट्स आ जाएगी। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था नॉर्मल लॉस जो है वो प्रोडक्शन का 10% है, 10% ऑफ प्रोडक्शन। तो उसके लिए कंपल्सरी आपको पहले प्रोडक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये प्रोडक्शन आया हमारा 10,000। अब इस 10,000 का 10%, तो मैं लिखूंगा 10,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। ऑब्वियसली 10,000 का 10% 1,000 होता है। तो ये हमारे नॉर्मल लॉस की यूनिट्स आ गई 1,000। इजी, फॉर्मूला याद होगा तो सब इजी लगेगा। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी यूनिट्स हमारे फाइंड आउट हो गए 1,000। ये हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी 1,000 यूनिट्स। अब रेट दिया हुआ था हम लोगों को 4 रुपीज पर यूनिट, तो 1,000 इंटू 4 ये हो जाएगा ऑब्वियसली 4,000। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 4,000 हो जाएगा। डन। अब जो अबनॉर्मल लॉस है वो मैं दो तरीकों से बता सकता हूं। पहला तरीका आपको याद होगा, यूनिट स्क्रैप्ड 1200 यूनिट्स दिया हुआ था। आपको याद होगा यूनिट स्क्रैप्ड जो है वो 1200 दिया हुआ था। ये यूनिट स्क्रैप्ड 1200 था, मतलब टोटल हमारे इतने यूनिट्स खराब हो गए ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब इस 1200 में से 1,000 नॉर्मल लॉस है, तो बाकी 200 जो होगा वो अब नॉर्मल लॉस होगा। मतलब जो यूनिट स्क्रैप्ड है उसमें नॉर्मल लॉस माइनस कर दो, तो बाकी जितना बचा 200 वो अब नॉर्मल लॉस होगा। पर मैं एडवाइस दूंगा कि ऐसे मत करो, यूनिट स्क्रैप में से नॉर्मल लॉस माइनस नहीं करो। मैं एडवाइस ये दूंगा। दूसरा तरीका जो है दूसरे तरीके से सॉल्व करो। एडवाइजेबल ये है कि दूसरे तरीके से करो। दूसरा तरीका जो हमने प्रोसेस कॉस्टिंग 1 चैप्टर में भी किया कि क्वांटिटी के कॉलम को पहले बैलेंस करो, क्वांटिटी के कॉलम को पहले टैली करो, और क्वांटिटी के कॉलम में अगर क्वांटिटी के कॉलम में डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो अबनॉर्मल लॉस हुआ, और अगर क्वांटिटी के कॉलम में डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो अबनॉर्मल गेन हुआ। इस तरीके से अबनॉर्मल लॉस या गेन फाइंड आउट करोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। तो 11,600 माइनस 11,400
तो डिफरेंस आपका आ जाएगा 200। तो डायरेक्टली आपका अबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है, देखो डेबिट का टोटल है 11600, क्रेडिट का टोटल है 11400, तो ऑटोमेटिकली आपका डिफरेंस आ जाएगा 200। अब दोनों साइड पे टैली हो गया 11600 11600, तो डिफरेंस आपका आ गया 200। ये जो डिफरेंस आया ये हमारा अबनॉर्मल लॉस है। क्वांटिटी के कॉलम का डिफरेंस, पहले हमेशा क्वांटिटी का कॉलम टैली करना। क्वांटिटी के कॉलम में अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो वो अबनॉर्मल लॉस है, और अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा हो डेबिट साइड पे, तो अबनॉर्मल गेन है। ये तरीका फाइंड करने का ज्यादा इजी होता है। ठीक है, यूनिट स्क्रैप, दूसरी भाषा में बोलूं तो यूनिट स्क्रैप जो 1200 है वो कहीं भी यूज ही नहीं होता। ठीक है, अब इसकी अमाउंट हमारी बाकी है, अबनॉर्मल लॉस की अमाउंट हमारी बाकी है। अब एक सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूं। आप अगर देखोगे ना तो यहां तक आपको लगेगा कि जो प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट है, प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब कंप्लीट हो गया, सिर्फ ये 3 अमाउंट बाकी है, 1 2 3। अब नॉर्मल लॉस की अमाउंट, फिनिश गुड्स की अमाउंट और क्लोथिंग स्टॉक की अमाउंट। आपको ऐसा लगेगा सिर्फ ये 3 अमाउंट बाकी है, और मैं भी यही बोल रहा हूं कि सिर्फ ये 3 अमाउंट बाकी है। अब सबसे बड़ा फैक्ट, सिर्फ ये 3 अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए 3 स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। स्टेटमेंट नंबर 1 2 3। सिर्फ ये 3 अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए 3 स्टेटमेंट्स आधे आधे पेज की बनानी पड़ेगी, उन सबके रूल्स याद करने पड़ेंगे। प्रोसेस अकाउंट तो हमारा 99% अभी लग रहा है कंप्लीट हो गया, इसलिए पहले प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट करना, फिर ये 3 अमाउंट्स धीरे धीरे करके फाइंड आउट करना। उसमें भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत ट्रिक्स है मेरे पास, लेकिन टाइम लगेगा। हमेशा पहले मैं सही तरीके से बताऊंगा, फिर लास्ट में ट्रिक्स बताऊंगा। पहले जो सही तरीका है वो हो गया। ये 3 अमाउंट धीरे धीरे शुरू करते हैं हम लोग आगे। अब क्वेश्चन में इसके आगे और कुछ नहीं लिखा हुआ है, कंपनी फॉलोज फीफो मेथड। इस चैप्टर में 2 मेथड होते हैं, एक फीफो, एक वेटेड एवरेज मेथड, 2 मेथड होते हैं। अब मैं उसकी भी ट्रिक्स धीरे धीरे बता देता हूं। ये जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक में लिखा है 600 यूनिट्स और 8400। ये मैं थियरी वाले पेजेस में फिर से भी बताऊंगा, फिलहाल शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हो ओपनिंग स्टॉक के परसेंटेज दिए हुए, इसको डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोलते हैं। कितना ओपनिंग स्टॉक का कितना लेवल काम पहले से ही कंप्लीट हो चुका है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो अगर ओपनिंग स्टॉक के परसेंटेजेस दिए हुए हैं 80 60 60, रूल सुनो, अगर ओपनिंग स्टॉक के परसेंटेजेस दिए हुए हैं तो फीफो मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है अप्लाई फीफो मेथड। 2 मेथड होते हैं इस चैप्टर में, ये आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिखना, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। और ज्यादा डिटेल बताऊंगा थियरी वाले पेजेस में, फिलहाल के लिए सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है फीफो मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड, या इसको एवरेज मेथड भी बोलते हैं। वेटेड एवरेज मेथड या सिर्फ एवरेज मेथड एक ही बात है, ये फर्स्ट मेथड ये सेकंड मेथड। अब फीफो मेथड कब अप्लाई करना है, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तो वही मेथड अप्लाई करना, लेकिन क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं हो कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, इफ द नेम ऑफ मेथड is not given in question, then पहली point, if percentages of opening stock are given, then FIFO method should be applied। अगर ओपनिंग स्टॉक के परसेंटेजेस दिए हुए हैं
तो फीफो मेथड अप्लाई करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट के 3 या 4 पार्ट्स दिए हुए होते हैं। ओपनिंग स्टॉक की एक अमाउंट के 3 पार्ट्स दिए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा इस क्वेश्चन में ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 8400। तो अगर इस 8400 के 3 या 4 पार्ट्स दिए हो तो वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई होता है। इफ अमाउंट्स of opening stock are given, then weighted average method should be applied। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं इसको और भी इजी बना सकता हूं, लेकिन सीधी बात है, मेरे को टाइम चाहिए बहुत ये सब कुछ समझाने के लिए। आपको बहुत टाइम सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेगा। ये सारे नोट्स ट्रिक्स पे तभी कोई टीचर पहुंच सकती है जब हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालाइज किया हो, पूरे चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को समझा हो, तभी हम लोग ऐसी ट्रिक्स बना पाते हैं। तो अगर ओपनिंग स्टॉक के परसेंटेजेस दिए हुए हैं तो फीफो मेथड, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट दी हुई है तो वेटेड एवरेज मेथड। और मेरे ये रूल्स तभी काम आएंगे जब क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं दिया हो, तभी मेरे रूल्स काम आएंगे। चलो शुरू करें आगे। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, बस कंपनी फॉलोज फीफो मेथड, प्रिपेयर 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट। ये पांचों स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमने बना दिया। डन। अब हम लोग सबसे पहले अभी लाइन वाइज जाएंगे, स्टेटमेंट 1 से शुरू करें। अब ये परसेंटेज हमको काम आएंगे, तो धीरे धीरे, बहुत स्लोली, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 में आता है ऐड क्रेडिट आइटम्स। मतलब जो भी हमारे प्रोसेस अकाउंट में जो भी सारी चीजें क्रेडिट साइड पे दी हुई है वो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, ऐड क्रेडिट आइटम्स। तो हमारे प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जो भी सारे नाम है वो सब मैं ऐड करूंगा। नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, यूनिट्स ट्रांसफर्ड, मैं इसको फिनिश गुड्स बोलता हूँ, और क्लोजिंग स्टॉक। नाम याद कर लो सिर्फ, नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स। अब ये चारों नाम सीधा सीधा मैं स्टेटमेंट नंबर 1 में ये क्रेडिट वाले चारों नाम में ऐड कर दूंगा। नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये स्टेटमेंट नंबर 1, इसमें पहली पॉइंट नॉर्मल लॉस, फिर सेकंड पॉइंट abnormal loss, फिर थर्ड पॉइंट फिनिश्ड गुड्स। इसके नीचे मेरे को 3-4 लाइन खाली चाहिए, और फोर्थ पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरे को क्वांटिटीज जितनी याद है मैं लिखता हूं पहले। नॉर्मल लॉस की टोटल क्वांटिटी 1000 थी, आपको याद होगा प्रोडक्शन 10,000 था, उसका 10% हमने 1000 फाइंड आउट किया था। अब नॉर्मल लॉस आपको याद होगा 200 था, डेबिट माइनस क्रेडिट फाइंड आउट किया था। फिनिश गुड्स मेरे को याद नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक 1600 था। क्लोजिंग स्टॉक मेरे को याद है 1600 यूनिट्स का। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये प्रोसेस अकाउंट 1000, 200, 8800, 1600, बाकी तो राइट है। ये 8800 मेरा लिखना बाकी है। 8800 फिनिश गुड्स। अब मैं फिनिश गुड्स लिख देता हूँ 8800, लेकिन मैं क्या करूंगा, ये 8800 यहाँ पे आउटर कॉलम में नहीं लिखूंगा, इस 8800 को मैं यहाँ पे इनर कॉलम में लिखूंगा। 8800 यूनिट्स फिनिश गुड्स के। क्यों मैंने इनर कॉलम में लिखा, सुनना ध्यान से। मेरा यहाँ पे टोटल आउटर कॉलम में टोटल 8800 ही आएगा। आउटर कॉलम में मेरा टोटल फिनिश गुड्स का 8800 ही आएगा, लेकिन मैं इस 8800 के 2 पार्ट्स कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा फीफो मेथड क्या होता है। फीफो मेथड क्या होता है, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि जितने हम लोगों ने 8800 यूनिट्स इस साल प्रोड्यूस किए,
फिनिश गुड्स बनाए, जो हमने 8800 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, फिनिश गुड्स बनाए, उसमें उसमें पहले हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक वाले जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट किए होंगे। इसको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अर्ध तैयार माल। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो आधा तैयार माल था ओपनिंग स्टॉक वाला, पहले उसको कंप्लीट किया होगा। अब सुनना ध्यान से, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड इन फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड इन फिनिश्ड गुड्स, ये हमारी पॉइंट नंबर 3A होती है। ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड इन फिनिश्ड गुड्स। अब मैं ये देखूंगा कि फिनिश्ड गुड्स सॉरी ओपनिंग स्टॉक कितना है। मैं ये देखूंगा कि ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक था ये रहा 600 यूनिट्स। अब समझो, ये जो हमने 8800 यूनिट्स फिनिश गुड्स बनाए, फीफो मेथड की मीनिंग होती है कि इस 8800 यूनिट्स में हमने पहले 600 यूनिट्स जो आधी तैयार थी उनको पूरा तैयार किया होगा, इनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया होगा, इनका पूरा काम हमने कंप्लीट किया होगा। तो 8800 में से 600 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक वाले इस 8800 के अंदर इंक्लूडेड है। तो बाकी 8200 जो बचा उसको हम लोग बोलते हैं अदर फिनिश गुड्स। मतलब इस 8800 के दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक 600 और एक जो बाकी बचा 8200। ठीक है, मैं पहले लिखूं इतना 600 और 8200। तो ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड इन फिनिश गुड्स 600, ये मैं बाहर लिख देता हूं यहाँ पे 600, और इस 8800 को मिटा के मैं यहाँ पे लिखूंगा 3B, और इसको मैं लिखूंगा अदर फिनिश्ड गुड्स। अदर फिनिश्ड गुड्स है हमारे 8200। अब अदर फिनिश गुड्स 8200 कैसे आया? टोटल फिनिश गुड्स थे हमारे 8800, उसमें 200 ओपनिंग स्टॉक वाले यूनिट्स, तो अदर फिनिश गुड्स आएंगे हमारे 8200। 8200 ये अदर फिनिश गुड्स आ गए। तो मैंने क्या किया, इस 8800 के जो फिनिश गुड्स थे उसके दो पार्ट्स कर दिए। इस 8800 के दो पार्ट्स कर दिए, एक 600 और एक 8200। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ओपनिंग स्टॉक, तो सुनना मेरी बातें ध्यान से, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सर फिनिश गुड्स क्रेडिट आइटम है, सही बात है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट आइटम है ना। आपने ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे ऐड क्यों किया? तो बेटा दिमाग लगाओ, मेरी व्यू पॉइंट से देखो, मेरे दिमाग से समझ के देखो, मैंने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा ही नहीं है। आपको दिख रहा है पर मेरे हिसाब से मैंने लिखा ही नहीं है। मैंने सिर्फ फिनिश गुड्स के 8800 के दो पार्ट्स किए, 600 और 8200। तो हुआ तो 8800 ही, जो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 8800 है ये वही 8800। मैंने सिर्फ 8800 के दो पार्ट्स करके लिखे हैं, है ये क्रेडिट आइटम। तो ऐसा मत बोलना कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट आइटम होता है, नहीं। ओपनिंग स्टॉक सही बात है, प्रोसेस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे ही आता है, वो सही बात है, लेकिन मैंने 8800 के दो पार्ट्स करके लिखे हैं, एक ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड इन फिनिश गुड्स और एक अदर फिनिश गुड्स। तो मैंने तो लिखा फिनिश गुड्स ही है जो क्रेडिट आइटम है, 8800 दोनों का टोटल होना चाहिए। आगे, अब यहाँ पे लेस डेबिट आइटम्स भी आते हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज आती है, लेस डेबिट आइटम्स में सिर्फ एक ही चीज आती है, अबनॉर्मल गेन। अगर किसी क्वेश्चन में हो तो अबनॉर्मल गेन को इफेक्टिव्स भी बोलते हैं। मैं डिलीट कर दूंगा ये, इस क्वेश्चन में अबनॉर्मल गेन है नहीं, बट लेस डेबिट आइटम्स में सारी चीजें नहीं लिखते हैं, डेबिट में तो एक ही चीज लिखते हैं, अबनॉर्मल गेन अगर हो तो। इस क्वेश्चन में नहीं है तो जीरो। मैं एज अ फॉर्मेट बता रहा हूं, बट अदरवाइज इस क्वेश्चन में अबनॉर्मल गेन है नहीं। तो पहले ये टोटल यूनिट्स कंप्लीट करते हैं, ये सब हमने टोटल यूनिट्स में लिखा, ठीक है। यहाँ पे डैश डैश कर देना,
टोटल यूनिट्स के टोटल में डैश डैश कर देना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वांटिटी का कॉलम टोटल यूनिट्स में कंप्लीट कर दिया। अब हम लोगों को ये परसेंटेजेस सारे काम आएंगे, ये वाले। ठीक है, अब थियरी वाले पेजेस याद करना, रूल्स अच्छी तरह से, लेक्चर्स देखना थियरी वाले पेजेस के। मटेरियल वन को ऐसे सॉल्व करते हैं वर्टिकली। मटेरियल वन में नॉर्मल लॉस में 0% और ओपनिंग स्टॉक में 0%। मटेरियल वन की बात कर रहा हूं। मटेरियल वन के कॉलम में वर्टिकली सॉल्व करना है। मटेरियल वन में ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस के सामने 0% और ओपनिंग स्टॉक के सामने 0%। बाकी सब में 100%, 100%, 100%, 100%, 100%। तो मटेरियल वन ऐसे सॉल्व होता है। मटेरियल वन में ओपनिंग स्टॉक के सामने 0% और नॉर्मल लॉस के सामने 0% और ओपनिंग स्टॉक के सामने 0%। बाकी सब में 100%। मटेरियल वन के परसेंटेजेस क्वेश्चन में कभी नहीं दिए होंगे, ये आपको खुद ही घर से, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, घर से याद करके जाने। ओके, अब बाकी सारे परसेंटेजेस, ओपनिंग स्टॉक के परसेंटेजेस दिए हुए 80, 60, 60। ये मटेरियल मतलब मटेरियल टू, ये मटेरियल मतलब मटेरियल टू। ओपनिंग स्टॉक का रूल होता है बेटा, ये मीटिंग में सिर्फ 2-2.5 मिनट बाकी है, तो मैं ट्राई करूंगा स्टेटमेंट नंबर 1 के परसेंटेजेस सिर्फ मैं बता सकूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मटेरियल मतलब मटेरियल टू, ओपनिंग स्टॉक 80, 60, 60। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक 80, 60, 60 है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक, इसका रूल है 80, 60, 60। तो मैं लिखूंगा 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 20 होता है, 100 माइनस 60 40 होता है, 100 माइनस 60 40 होता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था 80, 60, 60। तो ओपनिंग स्टॉक का रूल होता है 100 माइनस परसेंटेज गिवन। ओपनिंग स्टॉक का रूल होता है 100 माइनस परसेंटेज गिवन। तो 100 माइनस 80, 100 माइनस 60, 100 माइनस 60। ये ओपनिंग स्टॉक के सामने परसेंटेजेस लिख दी 20, 40, 40। मतलब जो क्वेश्चन में परसेंटेजेस दिए हैं उसको 100 में से माइनस कर दिए। आगे ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक के रूल्स होते हैं परसेंटेजेस गिवन 70, 60, 60। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो परसेंटेज दिया हुआ है 70, 60, 60, वही सेम कॉपी करना है। परसेंटेज गिवन 70, 60, 60। ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसके सामने क्लोजिंग स्टॉक के सामने 70, 60, 60। इसका रूल होता है परसेंटेज गिवन। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ यूनिट स्क्रैप्ड 100, 70, 70। ये अबनॉर्मल लॉस में काम आएगा। ये जो यूनिट स्क्रैप्ड है ये अबनॉर्मल लॉस में काम आएगा 100, 70, 70। और अबनॉर्मल लॉस का रूल होता है परसेंटेज गिवन। अब मैं कुछ भी समझा नहीं रहा हूं क्योंकि ये तो मैं थियरी वाले पेजेस में बता चुका हूं। तो अबनॉर्मल लॉस का रूल होता है परसेंटेज गिवन 100, 70, 70। ये अबनॉर्मल लॉस परसेंटेज गिवन 100, 70, 70 परसेंटेज गिवन। नॉर्मल लॉस का रूल होता है 0%, 0%, 0%। नॉर्मल लॉस का रूल। अदर फिनिश गुड्स का रूल होता है, अदर फिनिश गुड्स का रूल होता है 100%, 100%, 100%। नॉर्मल लॉस में 0, 0, 0। अदर फिनिश गुड्स में 100, 100, 100। अबनॉर्मल गेन में 100, 100, 100, 100, 100, 100। अबनॉर्मल गेन का रूल होता है सब जगह पे 100%। एक्चुअल परसेंटेजेस विल बी इग्नोर्ड। ठीक है बेटा, बाकी